अच्छाइयाँ तो सबको पसंद हाँ आती जी। है, लेकिन अच्छा जीवन साथी वही है, वो जीवन तभी आगे बढ़ पाता है जब आप अपने इंसान की कमजोरियों को भी उतनी ही खूबसूरती से निभाते हैं। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को समझोगे और उस टाइम को भी आप समझोगे कि जिस टाइम जी। में किसी को गुस्सा आया तो दूसरा थोड़ा शांत हो जाए, तो वो जो है फिर आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और एक वाह। लंबी और स्वस्थ और एक जिसको आपने इतना अच्छा नाम दिया जीवन साथी, तो वो जीवन साथी आपका बात ताउम्र जीत रहेगा। नहीं हुई, बहुत क्योंकि ही बड़े थे तो खूबसूरत। बड़ों के सामने वो टाइम 25 साल पुराना टाइम भी कुछ और तरह का होता बिल्कुल, था। बिल्कुल। उस वक्त इतने ज्यादा लड़का लड़की इतने फ्रैंक नहीं होते थे, क्योंकि जब बड़ों की बातें हो जाती है तो फिर छोटों का तो बस वही है कि देखना था कि एक दूसरे को कि अच्छे लग रहे, तो बस मुझे वो अच्छे लगे थे पहली नजर में ही। और आज तक भी यही बात है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं कुछ आज भी बोलता हूँ ये काम, वो पहले दिन से उनका शब्द था और आज भी वही शब्द है। किसी काम के लिए बोलूँ कि यार इसको ऐसे कर लो, कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बस मुझे मत टोका करो। तो हमारे वहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि जयमाला पहनाई जाती है, जी। सबसे पहले जयमाला का होता जी। है। तो जयमाला जैसे ही पहनाने आए तो मैंने यही सोचा कि मतलब पता नहीं कितने ऊंचे जाएंगे, कितना होगा, मुझे कितनी मुश्किल होगी जयमाला पहनाने के लिए। तो मतलब जैसे ही जयमाला मैंने ऊपर की और इन्होंने गर्दन नीचे की, तो समझ लो कि उस दिन का वो दिन और आज दिन ये जैसे थे वैसे ही है। मतलब बात मेरी मानी जाती है घर में। मेरे पास फ़ोन नंबर था अपना, अपने घर पे लगा था, तो मैंने उनको नंबर भेजा चिट्ठी के माध्यम से कि ये मेरा नंबर है, कभी बात करनी हो तो इस पे कर लेना। अरे तो एक बार इनका फ़ोन आया तो फिर उस पर इनका नंबर भी आ गया था, इन्होंने भी नंबर दे दिया था। फिर कभी कभार बात होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन हमारे जो प्यार मोहब्बत की बातें जो पिंगे ले रही थी वो खत के माध्यम से ही ले रही थी। वो खत सात फेरों का ये बंधन केवल एक रस्म नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं के संबंध का जीवन जीवांतर का एक संबंध होता है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। कार्यक्रम जीवन साथी में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, ये कार्यक्रम समर्पित है उन जोड़ों को जिन्होंने समय की कसौटी पर खरे उतरते हुए हमें ये विश्वास दिलाया है कि सच्चा साथ आज भी मुमकिन है। समाज में जहां आज युवा इस बंधन से कतराते हैं या शादी करने से डरते हैं, वहीं कुछ जोड़े ऐसे हैं, कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि ये बंधन अपने आप में कितना खूबसूरत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद ही खूबसूरत अनुपम जोड़ी मौजूद है, जिन्होंने 25 वर्ष पहले हाथ थामा और आज भी अपने जीवन को प्रेम, समर्पण और परस्पर सम्मान के साथ जी रहे हैं। आज है हमारे साथ स्टूडियो में श्रीमती अंजू शर्मा जी और श्री यशपाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। जी धन्यवाद। डीडी हिमाचल और मेघा जी, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और कुछ जो हमारे 25 साल का जो वैवाहिक जीवन का अनुभव था उसको साझा करने के लिए कुछ रिक्रिएट हम दोबारा कर पाएँ, इस जी। उम्मीद के साथ आपके साथ हैं। एक बार फिर से आप दोनों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस विवाह को 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जी शुरू से शुरू करना चाहूँगी मैं इस सफ़र को। जब एक सफ़र शुरू होता है, अकेले शुरू होता है, जीवन का एक बहुत लंबा अरसा हम अपने साथ गुजारते हैं, अपने पर काम करते हैं। और शादी से पहले के जीवन के बारे में जानना चाहूँगी। सबसे पहले अंजू जी आपसे, शादी से पहले की अंजू कैसी थी? तो मैं सभी का नमस्कार करूंगी और शादी से पहले की अंजू कैसी थी वो मैं आप लोगों के पास सुनाती हूँ, क्योंकि शादी से पहले जब हमारा दोनों का मतलब जीवन शुरू होने वाला था, उससे पहले मेरी स्कूलिंग टाइम की थी। तो मैं स्कूल में थी और मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब भाग लेती थी, खेलकूद में। तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी शादी हो जाएगी। मेरा जो मतलब एम था, मेरा जो लक्ष्य था वो था एक पुलिस में जाने का। तो मेरे टीचर ने भी मुझे मतलब ये वो दिखाया था कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे जाते हो तो आपको एकदम एक दिन आपको पुलिस में बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो बस उसी पे थी, बट पता नहीं कैसे ज़िंदगी में थोड़ा एक ऐसा मोड़ आ गया कि मेरे फादर की एक रोड एक्सीडेंट में मतलब उनका देहांत हो गया। तो फिर सारी जिम्मेवारियाँ मेरे मदर पे आ गई। तो मेरा एक ये भी था कि मतलब जहाँ मेरे मदर फादर कहेंगे मैं शादी वहीं करूँगी, वो मेरा शुरू से था, बचपन से था कि मतलब मेरी वो इच्छा थी कि मैं वो बोलेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। तो फिर मदर ने सोचा कि मतलब मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। मतलब मैं उस वक्त 16-17 साल की थी जब से मुझे रिश्ता आना शुरू हो गया।
तो फिर मतलब 2-3 रिश्ते ऐसे हुए जो मैंने शादी करने के लिए, फिर उस वक्त मैं छोटी भी थी, मैंने शादी भी नहीं करनी थी। तो फिर मदर ने, और वो रिश्ते भी किसी ऐसे मतलब रिलेटिव भी थे जिन्होंने वो रिश्ते लाए थे। फिर जब एक दिन फिर मेरी मदर के रिलेटिव थे और वो मेरे ननद थे मतलब जी। तो उन्होंने ये रिश्ता भेजा मेरी मम्मी के पास मेरे लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे भाई और हम आपकी बेटी की शादी करना चाहते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, वो भी मतलब अपनी जिम्मेवारियों से थोड़ा वो होना चाहते थे कि, और सबसे बड़ी मैं थी, मेरा भी यही था कि मैं उनकी बात मानूंगी, जहाँ चाहेंगे मैं शादी करूंगी। तो जहाँ आपकी माता जी ने सोचा था वहाँ मैंने वहीं शादी करूंगी। आपकी बात करें अगर यशपाल जी, आपने कैसे मन बनाया कि हाँ अब मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, अब मैं अपने अगला जो जीवन है वो अपने साथी के साथ बिताना चाहता हूँ? जी, मैं जैसे ही अपनी मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हुई और थोड़ा स्ट्रगल भी कर रहे थे उस टाइम में, जॉब्स कम थी, बहुत कम जॉब्स मिलती थी, 2000 के आसपास की बात है या 98 में जॉब्स बहुत कम थी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बहुत ही कम था, तो नहीं होता था। तो एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी, कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तो ये सोचा कि जब थोड़ा सा अपना स्टैंड कुछ हो जाएगा तब शादी करेंगे। फिर वो फैमिली का भी प्रेशर बीच में रहता ही है कि अब आपकी पढ़ाई का भी आप तक कब तक बहाना मारते रहोगे कि जी अब पढ़ाई 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 ही आप कर रहे हैं, तो एक दिन जिम्मेवारी तो आपको शादी की भी उठानी पड़ेगी। तो वो भी एक प्रेशर था। लेकिन मेरी शुरू से ये कमिटमेंट थी फैमिली वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, कि जब भी मैं शादी करूँगा तो अरेंज तरीके से ही करूँगा, अरेंज्ड मैरिज करूँगा और आपकी इच्छा से करूँगा, क्योंकि आपका फैसला शायद मेरे फैसले से ज़्यादा बेहतर हो और आप समाज को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उस परिवार को भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे जहाँ मेरी शादी होनी है। तो वो मेरे सिस्टर थे, बड़े सिस्टर थे, तो उन्होंने ये रिश्ता, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि उनके माध्यम से ये रिश्ता आया। तो रिश्ते के लिए जब काफ़ी जिद्दोजहद के बाद मुझे भी हाँ करनी ही पड़ी कि नहीं मानना अब फैमिली वालों ने, तो मैंने बोला ठीक है आप देख लो लड़की को, जो भी लड़की आप पसंद करेंगे वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। यानी कि मेंटल क्लैरिटी दोनों को थी कि जाएंगे तो अरेंज मैरिज में ही जाएंगे। तो ये अरेंज मैरिज का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा? जैसे आपने बताया कि यशपाल जी की जो बहन है उन्होंने ये रिश्ता करवाया था, लेकिन वो पहली मुलाकात कैसी थी? तो पहली मुलाकात अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ये तो मुझे देखने नहीं आए। पहले हमारे होते थे कि मतलब जो अगर पेरेंट्स ने देख लिया तो मेरे ससुर जी देखने आए थे और मेरे ननद के जो ससुर थे वो आए, तो उन्होंने सिलेक्ट किया कि लड़की अच्छी है, अब लड़का भी लड़की को देख सकता है। तो पहले वो हमारे घर आए थे। तो फिर उसके बाद फिर एक दिन निकाला, वो ये है 1998 की बात है, 1998 की है, जब ये पहली बार देखने आए थे मतलब घर में। तो सभी आए, मेरी ननद भी आए, ये भी आए। तो पहली मुलाकात हमारी हमारे घर पे हुई थी। जैसे लड़की को देखने जाते वो होता है सब, मतलब पहले बड़े देखेंगे फिर लड़का लड़की देखेंगे, तो बस वहीं पे ही हमारी पहली मुलाकात हुई थी मेरे घर पे। तो यशपाल जी, पहली बार जब आपने अंजू जी को देखा था, क्या वो दिल में ख्याल थे, जज्बात थे? जरूर मैं चाहती हूँ कि उस मेमोरी लेन में आप वापस जाए और आज हमारे दर्शकों के साथ ये जरूर साझा करें। जी बिल्कुल। पहले जब रिश्ता लगा तो इनकी फ़ोटो तो मेरे पास आ गई थी, भिजवा दी थी उन्हें, तो फ़ोटो में अच्छे दिख रहे थे, वैसे भी अच्छे ही हैं, ऐसा नहीं है फ़ोटो में अच्छे दिख रहे थे। मैंने बोला ठीक है, हाँ कर दी थी। तो फिर मैं इनसे मिलने के लिए, पापा ने 1-2 बार बोला कि चलो देख के आते हैं, लड़की को देख के आते हैं। तो मैंने बोला पापा आपने देख लिया लड़की को, तो जो आपने देखा वो बेस्ट तरीके से ही देखा होगा, सारा मैचिंग करके देखा होगा, कंपेटिबिलिटी हमारी देख ली होगी, सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। तो फिर बीच में उन्होंने एक बात बोली कि यार मतलब तूने भी तो उसको तेने देख लिया, फोटो में सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन तुझे भी तो उसने देखना होगा, हो सकता है तू ही उसे पसंद ना आए, तो कम से कम जाना तो पड़ेगा, एक बार मिलना भी पड़ेगा और एक बार मिल के आए। तो हम गए, जैसे कि इन्होंने बताया, मेरे बड़े सिस्टर थे और फादर साहब थे और मैं, हम 3 गए थे और गए। वो बाई चांस ही उस दिन घर में लाइट नहीं थी, अंधेरे में, जैसे वो एक देखा, सोचा था कि यार फर्स्ट इंप्रेशन लड़की को देखेंगे, वो लाइट उस वक्त गुल हो गई, लेकिन वो फिर पूरी विजिबिलिटी थी नहीं। तो बस वो थोड़ा थोड़ा पहले तो अंधेरे में जो कुछ दिखा वो दिखा, फिर बाद में लाइट आ गई, फिर चलता रहा सिस्टम। यानी कि भगवान भी आपके हाँ, वो सब्र जो का इम्तिहान ले रहे थे। बिल्कुल। तो फिर लाइट जीवन में आई, आपके जीवन में भी प्रकाश आया अंजू जी के रूप में। जी। तो अंजू जी, जब ये पहली बार आपको देखने आए, और क्या वो फिर वो मन में ख्याल थे, क्योंकि माता पिता ने डिसाइड कर लिया था, तो आपको जाना तो उन्हीं के ही डिसीजन के साथ था, लेकिन फिर भी
फिर आपके आपके मन में क्या वो थॉट्स थे कि आपको लगा कि हाँ यही जो है मेरे जीवन साथी तो रहेंगे? मैम अगर सच बात बताऊं उस दिन की, तो वही हुआ सारा चाय पानी होता है जो लड़की लेके जाती है, चाहे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन माना जाता है। तो उन्होंने देखा, मैंने इनको देखा, तो मुझे अच्छे लगे। वैसे फोटो मैंने भी देखी थी पहले, ससुर ने जी ने मेरे को पहले फोटो ही दिखाई थी इनकी। तो फिर जो मतलब लाइव में होता है, सामने होता है, वो कुछ अलग होता है, फोटो में कुछ और दिखता है। तो फिर मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे। बट ये है कि उस दिन जो है वो हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि बड़े थे तो बड़ों के सामने वो टाइम 25 साल पुराना टाइम भी कुछ और तरह का होता था। उस वक्त इतने ज़्यादा लड़का लड़की इतने फ्रैंक नहीं होते थे, क्योंकि जब बड़ों की बातें हो जाती है तो फिर छोटों का तो बस वही है कि देखना था कि एक दूसरे को कि अच्छे लग रहे। तो बस मुझे वो अच्छे लगे थे पहली नज़र में ही, बस उतना ही था। फिर उसके बाद तो बात आगे खतों में उसमें ही चलती रही, जो हमारी जो दिल की बातें थी वो खतों से शुरू हुई है। तो यशपाल जी, आपकी जब शादी तय हुई थी तो अंजू जी 16-17 साल की थी, स्कूल में ही थी। तो इन्होंने बताया कि खतों के जरिए बातचीत होती थी। तो किस तरह का वो सफर था जो आपको समय दिया था शादी से पहले, वो कितना कारगर साबित हुआ? नहीं, वो कम्युनिकेशन का तो प्रॉब्लम रहता ही था, क्योंकि आपके सिर्फ लैंडलाइंस अवेलेबल थे, मोबाइल्स नहीं थे उस ज़माने में। तो वो बात इतने फ्रिक्वेंटली हो नहीं पाती थी। एक नंबर था इनका जो उन्होंने दिया था, वो इनके ही घर में इनके कजन्स का था वो, तो वो नंबर दिया था। मेरे पास फ़ोन नंबर था अपना, अपने घर पे लगा था। तो मैंने उनको नंबर भेजा चिट्ठी के माध्यम से कि ये मेरा नंबर है, कभी बात करनी हो तो इस पे कर लेना। तो एक बार इनका फ़ोन आया तो फिर उस पर इनका नंबर भी आ गया था, इन्होंने भी नंबर दे दिया था। फिर कभी कभार बात होती थी, लेकिन ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन हमारे जो प्यार मोहब्बत की बातें जो पिंगे ले रही थी, वो खत के माध्यम से ही ले रही थी। वो खत का माध्यम ही सबसे। तो आते हैं अब उस दिन पर, सबसे खूबसूरत दिन जब एक बहुत बड़ा बदलाव आता है लड़की की ही जिंदगी में नहीं, ऑफ कोर्स लड़के की जिंदगी में भी आता है। शादी का जो दिन था, कुछ याद करना चाहें, कुछ ऐसे खास लम्हे जिन्हें आप आज भी याद करते हैं तो आपका दिल मुस्कुरा उठता है? तो मैं यही कहना चाहूँगी, जब लड़का शेरे में होता है और दुल्हन घूंघट में होती है, तो हमारे वहाँ पे सबसे पहले ये होता है कि जयमाला पहनाई जाती है। सबसे पहले जयमाला का होता है। तो जयमाला जैसे पहनाने आए तो मैंने यही सोचा कि मतलब पता नहीं कितने ऊंचे जाएंगे, कितना होगा, मुझे कितनी मुश्किल होगी जयमाला पहनाने के लिए। तो मतलब जैसे ही जयमाला मैंने ऊपर की और इन्होंने गर्दन नीचे की, तो समझ लो कि उस दिन का वो दिन और आज दिन ये जैसे थे वैसे ही है। मतलब हर बात मतलब बात मेरी मानी जाती है घर में। तो आज जो ये ट्रेंड चलता है कि वर अपनी गर्दन एकदम बिल्कुल झुक के वरमाला पहनाई जाती है, आपने 25 साल पहले ये शुरू कर दिया था। देखिए, वैसे तो पूरी प्लानिंग के साथ हम भी निकलते थे कि शादी है तो जाएंगे, ये करेंगे, वो सालियाँ आएगी, वो जूते छुपाएगी, वो चीज़, वो तो सारी चीज़ें मैनेज करती। लेकिन ये चीज़ किसी ने नहीं बताई कि आप अगर हार डालने के लिए आप गर्दन नीचे करोगे तो आप हमेशा झुके रहोगे। वो उस बात का मुझे आभास नहीं था, और मैंने जैसे ही इन्होंने वरमाला डालने की कोशिश की, मैंने गर्दन झुका दी। चलो वो अच्छी बात हुई, हम आज भी झुके हुए हैं और झुकना अच्छा लगता है। और वो भी प्यार मोहब्बत जहाँ है वहाँ झुकना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आपने सही बात कही कि जहाँ प्रेम है वहाँ ईगो का खत्म होना जरूरी है, अहम का खत्म होना जरूरी है। आप कुछ और खास लम्हा याद करना चाहेंगे, वो शादी के जो 3 दिन होते हैं, मेहंदी, हल्दी, बारात? नहीं, वो एक जैसे कि मैंने बोला कि वैसे तो बाकी सारी चीज़ें सोच के गए थे मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको पता ही नहीं होती, ना प्लानिंग में होती है। हालांकि एज अच्छी थी, दिमाग थोड़ा काम करता था, उम्र थी, ऐसा नहीं था कि कोई बचपना था। तो जैसे ही बारात पहुंची, थोड़ा सा उससे ऊपर जो मेरी ससुराल है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता था। तो इन्होंने पालकी वालकी का इंतजाम किया हुआ था, तो उस पालकी में इन्होंने बिठा दिया। थोड़ा सा एक मतलब अलग सी, जो बिल्कुल डिफरेंट लगा मुझे। फिर पालकी में ले जा रहे थे और आंगन में पालकी रुक गई। जो पालकी उठाने वाला था, उन्होंने पालकी जोर जोर से डुलानी शुरू कर दी, और एक बार तो इतनी टिल्ट कर दी कि मैं बस गिरते गिरते बचा। और गिरते गिरते बचा, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ये जानबूझ के कर रहे हैं या कोई मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं कोई कुछ नशा पानी करके ये हिल रहा और मैं गिर जाऊं। मुझे गिरने का भी इतना खतरा नहीं था कि गिर जाऊंगा, लेकिन मेरी बेइज्जती हो जाएगी एज ए दुल्हा यहाँ पे इतने बंदों के सामने। तो वो एक अलग था। लेकिन वो बाद में पता चला, अच्छा वो बैंड बाजा चला हुआ था, तो उसमें आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि वो बोल क्या रहे हैं। तो फिर मेरे साथ कोई खड़े थे, मैंने बोला यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, गिरा देंगे मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं यार, इसको पैसे देने पड़ते। तो मैं कहा यार ऐसा बोलो ना, तुम तो गिरा देंगे। फिर वो पैसे जो भी होता है शगुन वगुन वो दिया उसका। वो एक थोड़ी सी यादगार जो थी। तो यानी कि ससुराल में एंटर करते ही आपका दिल दहल गया था कि क्या होने को है। बहुत घबराया इसीलिए कि वो बेइज्जती हो जानी थी कि बड़ा दुल्हा सूट वूट में बड़ा सेरे वेरे बांध के और ऊपर से गिर गया, तो वो मेरे लिए थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जानी थी। बाकी तो विवाह भी अपने आप में एक यात्रा है,
जब आप विवाह के बंधन में बंधे, आप बिलासपुर से हैं, आप शिमला से हैं, हाँ तो हिमाचल में हमारा देखा जाता है कि कल्चरल डिफरेंस काफ़ी है, हर ज़िले का अलग अलग से है। हाँ जी मैम। तो शादी के जो पहले जो वर्ष थे, किस तरह से आपने बिताए, क्या कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ी आपको? सबसे पहले अंजू जी आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब शादी के 1 साल तक तो मुझे लैंग्वेज ही समझ नहीं आई, मतलब आपस में क्या बात कर रहे हैं घर के, क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फर्क है शिमला की और बिलासपुर में। तो बिलासपुर की फिर भी समझ आते हैं जो भी बोल रहे हैं, बट यहाँ की समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पानी को चिश बोला जाता है। मुझे यही समझ नहीं आ रही कि चिश अगर मेरे से मांग रहे तो वो मांग क्या रहे होंगे। तो मतलब मैं 1 साल तक बहुत कन्फ्यूज रही, और 1 साल के बाद मैं मतलब समझना शुरू हुई कि इस वर्ड को, इस शब्द को ये बोलते हैं, ये बोलते हैं। तब जाके घास को खौड़ बोला जाता है यहाँ पे, मतलब बहुत सी ऐसी वर्ड है जो बिल्कुल अलग है। तो बस मैं यही मेरे लिए मुश्किल आई, और तो कुछ नहीं, मतलब और तो बिल्कुल अपना सा लगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, मतलब कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ हमारे घर में कम मेंबर थे और यहाँ पे बहुत सारे मिले, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अरे वाह। हाँ जी। तो यशपाल जी, लड़की के जीवन में तो बदलाव आते ही हैं, अलग परिवार, अलग माहौल। और लड़की की बात करें तो यूजुअली समाज में ऐसा कहा जाता है कि लड़की में भी अल्लड़पन होता है, लेकिन लड़कों को जरा केयरलेस माना जाता है। तो विवाह के बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपके नहीं, जीवन में? ये बात बिल्कुल सच है। मेरे सामने भी 2 चैलेंजेस थे। जी। एक तो ये चैलेंज थे कि इनकी उम्र थोड़ी कम थी, तो वो ये ना हो कि वो बचपना ही हो, जी। वो इसको संभाल भी पाए, देख भी पाए, वो एक चैलेंज था। थोड़ा बहुत उसमें गाइड करने का भी मेरे ऊपर एक दायित्व था। दूसरा ये था कि जैसे अपनी एक इकलौती ज़िंदगी जी है, अपने घूमने फिरने का शौक़ है, दोस्तों में उठना बैठना है, अब वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होने वाला था। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मेंटली मैं बिल्कुल तैयार था, और दोनों चीज़ों को मैंने कवर अप करने की कोशिश की। पहले इनको कि घर में कैसे, अभी हमारे क्या संस्कार है, कैसे उठना बैठना है। अब थोड़ा जॉइंट फैमिली है हमारी, तो उसमें सबके साथ तालमेल कैसे बनाना है, यहाँ की लैंग्वेज है उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो भी आपने समझ लेना। एक चीज़ तो वो थी। फिर बाहर वो जो है यारी दोस्ती थोड़ी सी वो भी छूट जाती है। फिर अपने काम पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेवारी भी आ गई है आपके साथ। तो वो सारी चीज़ें थी, और वो क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा। कुछ ज़्यादा जैसे मैंने सोचा था कि उम्र कम है, कुछ ज़्यादा समझाना पड़ेगा, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा अपनी लाइफ में कि कुछ उन्हें समझाना पड़ा, कुछ बताना पड़ा। और आज तक भी यही बात है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर मैं कुछ आज भी बोलता हूँ कि ये काम, वो पहले दिन से उनका शब्द था और आज भी वही शब्द है। किसी काम के लिए बोलूँ कि यार इसको ऐसे कर लो, कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आप बस मुझे मत टोका करो। तो वो पहले दिन भी वही था कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आज भी वही है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। टोकने की आदत मेरी शुरू में भी थी थोड़ी, और आज भी है। हाँ, बस बाकी तो वो एक्सेप्टेंस वाली बात है। देखो, रिश्ते आसमान में बनते हैं, यहाँ निभाने होते हैं, और निभाने वाली बात भी नहीं होती, बल्कि एक्सेप्टेंस होती है। एक एक्सेप्ट करना पड़ता है। उनकी कुछ बुराइयां हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अच्छाइयाँ हैं वो तो एक्सेप्टेबल है ही है, लेकिन कुछ बुराइयां भी अगर है किसी, खामियां बोल सकते हैं, बुराइयां तो नहीं होती है, थोड़ी खामियां हो सकती है किसी के अंदर, तो वो खामियां हैं तो हमें एक्सेप्ट करनी होती है, बिल्कुल दिल से एक्सेप्ट करनी होती है। जब आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती आगे जीने में। और इन्होंने मेरी खामियां भी एक्सेप्ट की, मैंने इनकी भी की, आज भी हम करते हैं। छोटी मोटी कोई बात है तो हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। और अगर कोई किसी को बिल्कुल थोड़ा सा कई बार हो जाता है कि किसी को गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए, तो वो टाइम होता है कि थोड़ा सा उसको अवॉइड कर दो, बाद में उसको समझा भी दो, समझ भी जाता है दूसरा इंसान। तो यही है, और जीवन को आगे ले जाने की कोशिश भी यही है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप एक दूसरे को समझोगे और उस टाइम को भी आप समझोगे कि जिस टाइम में किसी को गुस्सा आया तो दूसरा थोड़ा शांत हो जाए, तो वो जो है फिर आपको ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। और एक लंबी और स्वस्थ, और एक जिसको आपने इतना अच्छा नाम दिया जीवन साथी, तो वो जीवन साथी आपका ताउम्र रहेगा। बहुत ही खूबसूरत। और ये आपके रिश्ते की खूबसूरती, वो चेहरे पर नूर दिखाई देता है, आपकी बातों में दिखाई देता है कि अच्छाइयाँ तो सबको पसंद आती है, लेकिन अच्छा जीवन साथी वही है, वो जीवन तभी आगे बढ़ पाता है जब आप अपने इंसान की कमज़ोरियों को भी उतनी ही खूबसूरती से निभाते हैं। इसी के साथ एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है जब बच्चे जीवन में आते हैं, पहली बार आप माता पिता बनते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आए बच्चे के बाद? अंजू जी, सबसे पहले आपसे। मैम, मतलब अब इसके लिए तो वही है ना कि जब एक नया मतलब बच्चा, नया मेहमान ज़िंदगी में आता है, हम 2 के अलावा एक तीसरा हो जाता है, तो मतलब बहुत खुशी मिलती है उस वक्त कि मतलब हर टाइम मतलब उसको, बच्चे को देना, ये होता है कि थोड़ा हस्बैंड से हट के बच्चे के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो मतलब वो एक बहुत खुशी के पल होते हैं जब गोद में किलकारियाँ गूंजती है छोटे बच्चे की। बहुत खूब। तो यशपाल जी, आपके भी मैं वो थॉट जानना चाहूँगी। बिल्कुल। हमारी जो पहली वो बेटी है जी, आयुषी शर्मा, वो 2001 में उसका डेट ऑफ बर्थ है, और 2002 में हमारा इसका मई का है बेटी का, और
दिसंबर नेक्स्ट 2002 में बेटा हो गया था। अरे, बस थोड़ा सा वो था कि मैं जब 2002 में था तो मेरी जॉब लग गई थी, जी। मैं किन्नौर चला गया था। हाँ, हाँ, तो जब बेटा हुआ तो मैं इनके साथ नहीं था उस वक्त। थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा सा अपने ज़िंदगी में मलाल रहा है कि मैं उस वक्त इनके साथ नहीं था। हाँ, जी। बेटी जब हुई तब मैं घर पे ही था, ये भी घर पे ही थे, मतलब इनकी भी घर पे ही डिलीवरी हुई थी, हॉस्पिटल में नहीं हुई जी। थी। हाँ जी। बेहद खूबसूरत। अच्छा, तो एक थोड़ा सा और माहौल को थोड़ा लाइट बनाते, थोड़ा आपके बारे में और जानते हैं। मैं फटाफट से कुछ सवाल करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि कौन क्या कैसे, वो आप मुझे बताएंगे। जी। सबसे ज्यादा लड़ाई कौन करता है? ये देख लो, आप मान रहे हैं इस बात को? सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? सॉरी मैं ही बोलता हूँ। और सबसे ज्यादा नाराज कौन होता है? नाराज भी यही होते हैं, मैंने नाराज नहीं होता हूँ mostly। हाँ जी। अच्छा, अगर आपको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो अपने पार्टनर को तो किस वर्ड में करेंगे? फटाफट से। ये तो अब इनसे पूछ लो, पहले मैं तब तक सोच लूँ। ये तो आपने अंजू जी फटाफट से बताना पड़ेगा। आप मुझे बहुत तंग करते हैं। तंग करते हैं तो पूरी लाइन बोल दी, अब आपको भी बोलना पड़ेगा। नहीं, प्यारी है फिर भी। प्यारी, अरे वाह। अच्छा, अगर आपको अपने पार्टनर को एक्सप्लेन करना हो किसी सीजन में तो कौन से सीजन होगा वो? मेरे लिए पूछ रहे हो? विंटर। उनके लिए नहीं, हाँ बोलो। क्या सीजन होगा? गर्मी, सर्दी, बरसात, बसंत, विंटर्स। विंटर्स? मेरे लिए तो बरसात होगी, रिमझिम बारिश वाली। रिमझिम बारिश वाली। हाँ जी। चलो, बहुत बढ़िया। रिमझिम बारिश वाली बरसात क्यों यशपाल जी? क्योंकि रिमझिम बारिश का एक अपना सुकून है। वो इसलिए कि थोड़ा सा मौसम गर्माहट वाला भी होता है और उसको थोड़ा गर्माहट को शांत करने के लिए ऊपर से रिमझिम बारिश भी जरूरी है। तो वो एक कॉम्बिनेशन होता है प्रॉपर, वही कॉम्बिनेशन ये है। बहुत खूब। अच्छा, एक और, आज के समय में जो हम चीज़ें देख रहे हैं, आज के जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं विवाह करने से कतराते हैं या विवाह नहीं करना चाह रहे हैं, तो इस नज़रिए को, इस विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? यशपाल जी, सबसे पहले मैं हाँ, आपके नहीं विचार जानना देखिए, चाहूंगी। आज की जनरेशन ऐसा नहीं है कि समझदार नहीं है, बहुत समझदार है। और वो जो उनका मेंटल लेवल है वो थोड़ा पुरानी जनरेशन से ज़्यादा, वैसे भी जनरेशन गैप तो चलो मैं मान के चलते ही हैं, उनकी जनरेशन गैप भी होता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी शायद अब डिफरेंट हो गई है। पहले यही होती थी कि आप पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़े बहुत सेटल हो जाओ, थोड़े बहुत सेटल से भी चल पड़ता था। जी बिल्कुल। और उसके बाद शादी का प्रेशर फैमिली का रहता ही था। आपने खुद चॉइस से लव मैरिज करनी है या करनी है, थोड़ी सी लिबर्टी उस टाइम भी रहती थी। लेकिन आज ये अरेंज्ड मैरिज का तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि ट्रेंड ही खत्म हो गया हुआ। जी। पर उसमें भी चलो कोई बात नहीं है, आप लव मैरिज करें, लव मैरिज की कोई बुराई तो है नहीं है, कोई लव मैरिज करना, लेकिन आप उनको समझें और समझने के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए आपकी लाइफ भर में क्या रही है, वो जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपको मुश्किल होगी। और जो आप कह रहे हैं कि सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं या करना नहीं चाहते हैं, करना नहीं चाहते, आजकल लोग जो है अपने कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो गए हैं। कैरियर ओरिएंटेड, पहले क्या होता था कि लड़कियां थोड़ा ये सोच लेती थी कि चलो कोई नहीं, मेरी तो शादी होनी है, मेरा सब कुछ होगा, लेकिन आज ज़माना चेंज हो गया हुआ है। लड़कियां बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट होना चाहती है और इंडिपेंडेंस के साथ साथ वो थोड़ा मनी माइंडेड भी लोग हो चुके हैं। मैं लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। मनी माइंडेड होते, पैसों के पीछे थोड़ा ज़्यादा भागना शुरू कर बैठे हैं। लेकिन पैसा आता है, हर की ज़िंदगी आता है। जब मेरी इनसे मैरिज हुई तो मेरी तो जॉब भी नहीं थी, उसके बाद मेरी जॉब लगी है। अगर हम ये सोच के चले कि जी नहीं ये तो अब कुछ नहीं होगा, ये भी सोचे कि जॉब तो करता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। सेटल होने के लिए आपके एफर्ट्स हैं। कर्म की परिभाषा आज भी वही है, कर्म के बिना कुछ होने वाला है नहीं है। आप अकेले रहेंगे तब भी आपको कर्म करने पड़ेंगे। जो शादी करेंगे तो आपके दोनों के कर्म जुड़ेंगे और दोनों की सोच भी जुड़ेगी और कर्म ज़्यादा फलीभूत होंगे, मेरा ये मानना है। और जो दूसरी थोड़ा इंटॉलरेंस भी हो गई है, सबसे बड़ी बात है इंटॉलरेंस हो गई है आज के बच्चों में, वो किसी को टॉलरेट नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ा, मेरा जो अभी तक का अपना एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि इंटॉलरेंस इतनी है अभी कि आज की जनरेशन के बच्चों की पेरेंट्स के साथ भी इंटॉलरेंस बढ़नी शुरू हो गई है। वो मानते ही नहीं इन चीज़ों को। अगर आपका थॉट ये है तो वो मानेंगे नहीं उस थॉट को, बोलते ये चीज़ नहीं ये चीज़ है, मुझे पहले अपना देखना है। वो अपना देखना वाली बात होगी तो अपने तक सीमित हो गई, इसलिए वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और यही कारण है कि ज़्यादा वो या तो शादी से कतरा रहा है, जिम्मेवारी उठाने से कतरा रहा है, उसका कैरियर भी बन गया, तब भी मेरे को नहीं लगता कि वो ज़्यादा कोई शादी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, बल्कि वो लिव इन रिलेशनशिप जो आज नई चीज़ें चली हैं या जो हमारी सोसाइटी के लिए शायद ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं तो नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हमारे लिए नहीं, एक हिंदू संस्कृति के लिए ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी शायद इसको शादी से दूर ले जा रही है। तो मेरा ये कहना है कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। जीवन साथी की अत्यंत आवश्यकता है। शायद आपको एक यंग एज में आपको लगे भी नहीं की ज़रूरत है, लेकिन एक बुढ़ापे में एक जीवन साथी ही आपके काम आएगा। और ये जो आपका कार्यक्रम है ये इसको बड़ा अच्छा नरेट करता है। जी अंजू जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं एक लड़की का पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगी, क्योंकि एक स्टडी भी कहती है कि 2030 तक
लगभग 45% वुमेन जो है वो शादी नहीं करना चाहेगी, वो सिंगल रहना चाहती है। तो क्या वो कमियां हैं, क्या वो कारण है जो ऐसा देखने को मिल रहा है समाज में? मैम यही है कि हर कोई आजकल लड़की है वो भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और ऐसा नहीं कि लड़की पढ़ी लिखी हो चुकी है और लड़कियां मतलब कम मिलनी शुरू हो गई है लड़कों के लिए। लड़के फिर भी लड़कों के लिए मतलब रिश्ते कम मिल रहे हैं, लड़कियों के लिए फिर भी है। और लड़कियों की अपनी मतलब जहाँ तक चॉइस चलती है कि हाँ अपनी मर्जी से करनी है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़कियाँ जो है वो मतलब घर बसाने में ना मुश्किल आ रही है उनको। वो एक तो आजकल देखो सिंगल फैमिली है, हम दो हमारे एक का ही वो चल पड़ा हुआ है। तो बच्चों में मतलब उतना वो पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी तो सब कुछ बच्चे सीखते थे कि ज्वाइंट में कैसे रह जाता है, कौन है मम्मी पापा है, कौन ताया चाची, मतलब वो सब चीज़ें जानी जाती थी। बट आज की डेट में जो है वो लड़कियाँ लड़के मतलब ये कि सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं, और वही उनका आगे भी हो गया हुआ कि मतलब मदर फादर को नहीं साथ चाहते। अगर लड़की की शादी होती है तो उसको सास ससुर नहीं चाहिए वहाँ पे, पर ये कि और मतलब ये सोच रहे कि जीवन साथी जो होता है वो दो परिवारों का मिलन होता है, दो इंसानों का नहीं होता। नहीं है तो हमें पूरे मतलब परिवार को साथ लेके चलना होता है उसमें। तो रही बात तो मतलब ये कि शादी को एक समझौता ना समझ के आपसी सामंजस्य मतलब वो होना चाहिए कि हमें जिंदगी भर जीवन जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत है। तो मतलब मैं यही कहूँगी लड़कियों से भी और लड़कों से भी कि जीवन साथी चुनिए, क्योंकि वही आपके आगे दुख सुख में साथ देंगे। और मतलब ये मत सोचिए कि आप अकेले जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अभी तो कर लेंगे पर बाद में बहुत मिस करेंगे जीवन साथी को। बिल्कुल सही बात, बहुत बड़ा मैसेज आज हमारे दर्शकों को भी मिला है आपकी ओर से। अच्छा, एक और चीज़, वैसे तो मुझे लगता है एक दूसरे की खूब तारीफ करते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आज मंच भी है, और जब शादी को इतना लंबा समय हो जाता है कई बार हम एक दूसरे को वो तारीफ करना भूल जाते हैं, या इतना बंधनों में बंध जाते हैं, जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं कि तारीफ नहीं कर पाते। तो मैं चाहती हूँ जो कभी आप नहीं बोल पाए तो आज एक दूसरे के लिए कुछ मंच पर आप बोले। सर सबसे पहले आप। देखिए, ये अब जो मैं इनसे नहीं कह पाया कभी, वो ये है कि ये त्याग की मूर्ति है, ठीक है जी, और त्याग करना सीखा है, डेडिकेशन, और मेरा साथ हर फील्ड में दिया है। वो जो मैं इनको नहीं कह पाया वो आज इस मंच से कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा साथ तब भी दिया है। कई बार दिक्कत भी होती है, फैमिली में भी दिक्कत होती है, सरप्राइजेज इनके पास रहते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी और मुझे ही पता है कि इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास है, उससे मेरे को इन्होंने बाहर निकाला है। ये मैं कभी उनके लिए वैसे नहीं थैंक्स करता हूँ पीठ के पीछे इनके सामने बैठ के, लेकिन आज इस मंच से करता हूँ। तो त्याग की भावना इनके अंदर बहुत होती है, स्नेह है, प्यार को सबको साथ लेके रिश्तेदारियों को समझने की इनके अंदर कैपेसिटी है, और वो परिवार को एक साथ ले जाने की इनके अंदर काबिलियत है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहना चाहेंगे? मैं भी इनकी बात को रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि हम दोनों कभी एक दूसरे की तारीफ इस तरह से नहीं करते। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ रही हुई है हमारी भी, इनकी भी। मतलब इन्होंने भी बचपन से ही 15 साल के थे जब घर से निकल गए थे, पढ़ाई भी साथ में और सब कुछ अपना सेटल वो किया। तो मतलब ये कि तो मैं इनकी इसी उसमें वर्डों में तारीफ करना चाहूँगी कि मतलब इन्होंने भी मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है हर काम में। मतलब मेरे को किसी चीज़ में कोई वो नहीं किया, रोक टोक नहीं है। जैसा भी मैं वही छोटी सी अंजू आज भी हूँ जो छोटी सी अंजू एक 25 साल पहले इनके पास आई थी। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। अब जैसे इनके अंदर कुछ एक ऐसी काबिलियत है जो आमतौर पर मैंने बहुत कम लोगों में देखी है, ये नहीं कहता कि नहीं होगी, कुछ सीखने की, नए उससे सीखने, और सीखने भी अपने ही दम पे। अब जैसे ये था, इनका एक बार ऐसा शौक जागा कि मुझे सिलाई सीखनी है, तो मैं अलाउ नहीं करता था कि किसी के पास जाओ सीखो, क्योंकि जब मैं किन्नौर पोस्टेड था तो इनके पास समय भी था। इन्होंने घर में ही सीखी, और बेस्ट सूट डिज़ाइनर है ये, लेडीज़ के कोई भी सूट ये एक बार देख ले, डिज़ाइनर की भी देख ले किसी को, तो वो ऐसा बना देगी। फिर इनके अंदर ड्राइविंग का वो आया कि जी मुझे ड्राइविंग सीखनी है, तो मैंने बोला ड्राइविंग क्यों सीखनी है यार, मैं हूँ तो हूँ, मैं चलाता तो हूँ, तुम्हें क्या ज़रूरत है ड्राइविंग? कहते नहीं कभी हो सकती है कि मुझे भी ज़रूरत पड़े। और आज मेरे लिए इतनी हेल्पफुल है वो चीज़ें। मैं टूर पे होता हूँ, माता जी को हॉस्पिटल ले जाना, बच्चों के साथ कहीं इधर उधर जाना, तो गाड़ी की इतनी ज़रूरत थी एक ड्राइवर की सच्ची में, जो कि उन्होंने सीखी, और खुद वो खुद सीखी। हैरानी की बात है, खुद वो खुद सीखने का मतलब है कि बहुत कम असिस्टेंस ली किसी चीज़ की। और तो ऐसे इनकी थोड़ी, अब जैसे ये आपके अब तो सोशल मीडिया पे भी है, तो सोशल मीडिया पे भी जब ये आए तो मेरे को वैसे कोई शुरू में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। ये प्लेटफॉर्म भी नहीं था, मेरा ख्याल फेसबुक या यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी नहीं था शायद उस टाइम ना, किसी और उस पर ऐप पे करते, देसी सी ऐप थी, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था उस पर। अच्छा, वो उनकी क्वालिटी भी कुछ इस टाइप की होती थी, अच्छी फोटो दिखती नहीं थी।
तो मैंने बोला यार कहाँ है, फिर लेकिन उसका जो बैकअप मिला इनको 25-30 हज़ार फॉलोअर्स उस पे पहले से इनके थे, वो सारे शिफ्ट जो इधर फेसबुक पे हो गए। तो एक बहुत अच्छा था मेरा बहुत ही फिर खूब। वो तो मतलब project। आपने हर कदम साथ साथ निभाया हाँ जी। है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में आए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और भगवान से यही दुआ है कि आपका ये प्यार सदा बना रहे। मेगा जी आपका और आपकी टीम का और डीडी हिमाचल का जी, बहुत बहुत सभी धन्यवाद। का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank तो you। दर्शकों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में थे अंजू शर्मा जी और यशपाल शर्मा जी। आज हम यहाँ से आपसे यही अनुरोध करेंगे, यूं तो हमें लगता है कि अपने पार्टनर की तारीफ क्यों ही करें, या हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ बैठे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर वो कहीं दूर है, ऑफिस है, काम करने गए हैं, तो एक कॉल, एक मैसेज ज़रूर आज उन्हें करें और उनकी अहमियत उन्हें ज़रूर बताएं। आज के इस अंक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।